Hello everyone, welcome to our YouTube channel ज्ञान मीमांसा। As promised, आज हम लेकर आए हैं जीएस पेपर 1 जो 2020 का हुआ था यूपीएससी का, उसकी एनालिसिस। जीएस पेपर 1 को मैंने 4 पार्ट्स में एनालिसिस के लिए डिवाइड किया है। आज हम डिस्कस करेंगे 4 क्वेश्चंस, फिर कल फिर 4, फिर 6 और 6। आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी। आज ज्योग्राफी का पार्ट 1 है। नेक्स्ट उसमें ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। थर्ड में हम हिस्ट्री डिस्कस करेंगे एंड फोर्थ में सोसाइटी एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो ये 20 क्वेश्चन आए हैं इस बार। आज इसके एनालिसिस करेंगे और फिर इसके साथ साथ हम GS2, GS3 और GS4 के एनालिसिस भी लेके आएंगे आप लोगों के लिए। एनालिसिस में मेरा मकसद क्या है कि पेपर कैसा था, टफ था, इजी था, और सभी क्वेश्चन का बेसिक आउटलाइन कि आपको कैसे उसको इंट्रोड्यूस कर सकते थे, क्या उसमें कंटेंट हो सकता था और कैसे कंक्लूजन हो सकता था। जैसा कि आपको पता है, देखिए जो ये ऑप्शन जीएस का पेपर है या जो भी मेंस के पेपर है, सारे क्या सब्जेक्टिव होते हैं। सो देयर इज नो वन आंसर, एक आंसर नहीं हो सकता है। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिनको आप डिफरेंट वे में लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा मकसद है कि क्वेश्चन की डिमांड को समझना और उसके बाद आप अपने आंसर लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक गूगल फॉर्म का लिंक अपलोड करूंगा। आप सभी ये आंसर लिख के उस फॉर्म पे अपलोड कर सकते हैं और मैं उन आंसर्स को इवैल्यूएट करके आपकी ईमेल आईडीज पे भेज दूंगा। तो याद जरूर रखिएगा कि जहां पे गूगल फॉर्म पे नेम लिखना आप लोगों ने, वहां पे अपनी ईमेल आईडी जरूर मेंशन कीजिएगा, या फिर अपना जो आंसर है उसके एंड में कहीं अपने ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मैसेज कीजिएगा, ताकि आप सब ये अगर पेपर लिखेंगे तो आपको एक एक्सपीरियंस होगा यूपीएससी स्टाइल पेपर लिखने का। तो आज का आपका जो काम है वो 4 क्वेश्चन लिखना है। जो पूरा जीएस पेपर 1 के 20 क्वेश्चंस है उसके लिए मैं आपको दे रहा हूं 7 डेज। सो टुडे इज 11th, तो टिल 18th आप जितने भी आंसर्स लिखेंगे, जो भी लोग आंसर लिखेंगे, उनके आंसर्स मैं इवैल्यूएट करके उनको ईमेल करूंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज पार्ट। ये था देखिए जनरल स्टडीज पेपर 1 जो 2020 का, जो कि 8 जनवरी को मॉर्निंग सेशन में हुआ था। देखिए 20 क्वेश्चंस थे, जैसा कि आपको सबको पता है। 10 मार्कर, 10 15 मार्कर। तो यूपीएससी ने इस बार ऐसा कोई भी गुगली नहीं फेंकी है, सभी नॉर्मल जैसे आते हैं वही 10 क्वेश्चन सभी पेपर में यही पैटर्न रहा है। जीएस 1 2 3 सभी में। जीएस 4 का हमेशा जैसे डिफरेंट होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे जीएस 4 के टाइम। तो इस बार थोड़ा सा जो डिफरेंस था वो इंडियन आर्ट एंड कल्चर में था। आर्ट एंड कल्चर में देखिए जनरली 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी 3, बट इस साल पूछे गए 4 क्वेश्चन, 2 10 मार्कर और 2 15 मार्कर, 50। तो आर्ट एंड कल्चर का जो है वो काफी बढ़ गया इस बार। सेकंड इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, यहाँ पे देखिए कम कर दिया है। इन जनरल इन सबका मिला के 75 टू 90 मार्क्स रहता है। तो इस बार देखिए इन दोनों का मिला के मार्क्स तो 75 ही है, लेकिन यहाँ पे ये मान के चलिए उन्होंने 20 मार्क्स बढ़ा दिए हैं और यहाँ पे 20 मार्क्स कम कर दिए हैं। तो 20 मार्क्स कम कहां से हुए हैं? इस बार वर्ल्ड हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, नहीं पूछा गया। और हिस्ट्री ऑफ इंडिया से जनरली 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बार 2 ही पूछे गए हैं, एक 10 का और एक 15 का। तो एक क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ इंडिया का और एक इंडिया एंड द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसका क्वेश्चन काट के इन्होंने कल्चर में ज्यादा कर दिया है। जनरली होते 6 ही क्वेश्चन है, 2 से 3 कल्चर के, एक वर्ल्ड हिस्ट्री का और 2 से 3 मॉडर्न हिस्ट्री के। बट इस बार इन्होंने कल्चर में बढ़ा दिया, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन दिया नहीं और मॉडर्न हिस्ट्री में भी सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए। ठीक है, नेक्स्ट है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। ये हमेशा से ही सबसे बड़ा वो रहता है, 100 टू 110 मार्क्स का इसका जनरली रहता है वेटेज। इस बार 100 मार्क्स, 4 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, 4 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, ऑलमोस्ट ऑन द प्रेडिक्टेबल लाइंस। यहाँ पे कोई नॉन प्रेडिक्टेबल कुछ नहीं था। सिमिलरली इंडियन सोसाइटी एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से 6 क्वेश्चन आते हैं ऑलमोस्ट हर साल। जनरली 4 सोसाइटी से, 2 पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से आते हैं, इस बार 5 प्लस 1। तो ये भी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं था, इट्स नॉर्मल। थोड़ा सा जो पैटर्न में चेंज देखने को मिला वो मिला हेरिटेज एंड कल्चर में। अगर हम पेपर की बात करें तो ओवरऑल पेपर वाज एवरेज, बहुत इजी नहीं था, क्योंकि देखिए हेरिटेज एंड कल्चर के पार्ट पे लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं और आंसर्स लिखने जो है दैट गेट्स अ बिट ट्रिकी। इस बार पर्शियन लिटरेचर का क्वेश्चन पूछा गया, इसको हम डीप में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लासेस में। बट इस बार पर्शियन लिटरेचर का क्वेश्चन पूछा गया, बुद्धिज्म का क्वेश्चन पूछा गया, तो
थोड़ा सा ट्रिकी हो गया था लिखने में। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडियन हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन थे। एक कर्जन की पॉलिसीज के बारे में था और एक 1920 के बाद इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के बारे में था। इसको भी हम कल्चर वाले पार्ट के साथ डिस्कस करेंगे। सोसाइटी के जो क्वेश्चन थे इस बार थोड़े से ट्रिकी टू राइट। क्वेश्चन दिखने में डायरेक्ट थे बट लिखना उनके लिए थोड़ा सा ट्रिकी था। अंडरस्टैंडिंग वाज गुड, समझ आ गए होंगे आपको उसमें क्या लिखना है, बट कंटेंट का थोड़ा सा डर था। तो कंटेंट की कमी की वजह से सोसाइटी के क्वेश्चन वाज अ बिट टिपिकल, बहुत मुश्किल नहीं थे बट ट्रिकी। ज्योग्राफी वाज क्वाइट इजी, 8 के 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो हर कोई लिख सकता है। सो ओवरऑल अगर बात करें तो ये थोड़ा सा पोर्शन टफ था, ये थोड़ा मीडियम था, और ये जो 10 क्वेश्चन थे that those gave you 125 मार्क्स, ये काफी इजी साइड थे। सो इसीलिए पेपर को हम मॉडरेट मानेंगे, ना ही बहुत इजी था और ना ही बहुत टफ था। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिविजुअल वेटेज की। ठीक है, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर में जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और तीनों से इस बार क्वेश्चन पूछे गए। आर्ट फॉर्म्स एंड फिलोसफी से 1, लिटरेचर से 1। जैसा कि हमने अपने वीडियो में एनालाइज किया था, लिटरेचर से पिछले 3 साल से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। एंड आई हैव सेड इन माय वीडियो कि मे बी इस साल एक पूछें, तो यहाँ पे एक पर्शियन लिटरेचर से क्वेश्चन पूछा गया है। आर्किटेक्चर से इस बार 2 क्वेश्चन पूछे गए। इन जनरल क्या होता है, यहाँ से 1 और यहाँ से 1 तो आता है, तो 2 क्वेश्चन मिनिमम। यहाँ से नहीं आ रहा था कुछ सालों से क्वेश्चन और यहाँ से भी 1 ही आता था, तो 2 से 3 क्वेश्चन कभी कभी। इस बार 4, वेटेज थी ज्यादा। नेक्स्ट अगर बात करें हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अपने वीडियो में मैंने बताया था 2 पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने। मिडल ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, इसमें हमने वाइसराइज का जिक्र किया था, तो एक वाइसराय से 10 मार्कर पूछा गया और फ्रीडम स्ट्रगल से एक 15 मार्कर पूछा गया। इसको भी अपने थर्ड वीडियो में एनालाइज करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट वीडियो है GS1 का, और GS1 के मैं 4 वीडियोस लेके आने वाला हूँ। कल शाम तक आई गेस के चारों वीडियोस अपलोड हो जाएंगे, मैक्सिमम परसों मॉर्निंग तक चारों वीडियोस अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद GS2 के 3 या 4 वीडियोस और GS3 के 3 वीडियोस। तो 10 वीडियोस के अप्रोक्सीमेट में हम GS1, 2 और 3 को कवर करेंगे। GS4 के लिए केस स्टडीज के लिए मैं अलग से क्लासेस बनाऊंगा बाद में, और फर्स्ट 13 क्वेश्चंस को हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे। सो टोटल 12 से 13 वीडियोस यू कैन एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट अराउंड 6 to 7 डेज। सो 18 तारीख तक मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम सारे इन वीडियोस को वो कर सकें। नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ना वर्ल्ड वार से, ना डिकोलोनाइजेशन से, ना जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट ईयर भी एक भी क्वेश्चन नहीं था हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड से। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये देखिए हर साल 100 मार्क्स और वही ऑलमोस्ट प्रेडिक्टेड पैटर्न। फिजिकल ज्योग्राफी से 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी से एक 10 मार्कर, एक 15 मार्कर पूछा गया है, 2 क्वेश्चन फिर से। और यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं 3 15 मार्कर और एक 10 मार्कर, तो टोटल 8 क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी से आए हैं। आज हम इसके 4 10 मार्कर डिस्कस करेंगे और कल अपने नेक्स्ट वीडियो में 4 15 मार्कर डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट है सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक 10 का, एक 15 का। बाकी सोसाइटी के तीनों पार्ट से एक एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा हमने डिवाइड किया था सोसाइटी को 4 पार्ट्स में, चारों पार्ट से एक एक क्वेश्चन और सेलिएंट फीचर से 2 क्वेश्चन। जनरली सेलिएंट फीचर से भी एक पूछा जाता है और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है उससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। बाकी ये रहा, इसका हम डिस्कशन करेंगे अपने 4th वीडियो में, मे बी टुमारो इवनिंग और द डे आफ्टर मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से एक क्वेश्चन पूछा गया है जो 15 मार्कर है, उसको हम सोसाइटी के साथ अपने वीडियो के पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट 1 में ज्योग्राफी के फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो थे 10 मार्कर, उनका ब्रीफ एनालिसिस। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन वाज फ्रॉम फिजिकल ज्योग्राफी। सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन को डिमार्केट करने का मकसद क्या होता है कि यू नीड टू नो कि सिलेबस के किस पार्ट में ये चीज मेंशन है। इसकी वजह से क्या होगा, आपको सिलेबस याद होगा, और दूसरी बात क्या है, जब सिलेबस याद होगा तो आपको उस सिलेबस के अराउंड के पॉइंट्स पता होंगे कि आपने लिखना किस उसमें है। ठीक है, जैसे सम स्टूडेंट वाज टेलिंग मी कि सोसाइटी के जो क्वेश्चन थे वो चारों पेपर में पूछे गए। ठीक है, एग्रीड, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि सोसाइटी चारों पेपर में नहीं पूछी जा सकती है।
इंडियन सोसाइटी जो है वो सिर्फ जीएस पेपर 1 में मेंशन है, ठीक है। सेकंड जो होता है दैट इज जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस, ठीक है। तो इसका जो आंसर राइटिंग का फॉर्मेट है वो चेंज होगा। जीएस पेपर 3 में इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पॉवर्टी एंड पुअर सेक्शन एंड वल्नरेबल सेक्शन, तो इसका आंसर राइटिंग का फॉर्मेट इज डिफरेंट। सो दिस वाज इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, दिस वाज सोशल जस्टिस पॉइंट ऑफ व्यू। सिर्फ जीएस 1 में जो आता है वो सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। तो इन चीजों पे हम अलग से अपनी आंसर राइटिंग की क्लासेस में डिस्कशन करेंगे और उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और जीएस 4 में एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, जो कि अगर किसी ने मेरे पहले वीडियोस देखे होंगे तो उसमें उनको पता चला होगा कि चारों पेपर्स में अगर सोसाइटी का क्वेश्चन है तो उसको हम सोसाइटी का क्वेश्चन नहीं मान सकते। वी नीड टू राइट इट डिफरेंटली इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पेपर। तो जो पेपर है उसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कौन से पेपर में हमें आंसर लिख रहे हैं, वेदर इट इज जीएस 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप एनालाइज करो कि कौन से पार्ट से आए हैं। सो दिस वाज फ्रॉम फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन था डिस्कस द जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कम पैसिफिक जोन। तो सबसे पहले इसमें दो चीजें हैं, मेन आंसर जो है दैट शुड बी अराउंड सर्कम पैसिफिक जोन, और उसके आपके जियोफिजिकल कैरेक्टर मतलब जियोलॉजिकल कैरेक्टर, ज्योग्राफिकल कैरेक्टर उसके आपको बताने हैं फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में ही नाम है फिजिकल ज्योग्राफी दैट इज जियोफिजिकल, ठीक है। सर्कम पैसिफिक जोन क्वेश्चन था स्पेसिफिक और टेक्निकल, ठीक है। ऑल्दो इट वाज इजी क्योंकि अब सर्कम पैसिफिक जोन जो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जिसको बोलते हैं वो सबको पता होना चाहिए एंड इट वाज ऑलवेज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इसका हम इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है जनरली आंसर राइटिंग में हम 3 पार्ट पे ध्यान देते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। और ये जो भी बताते हैं बिल्कुल सही बताते हैं, यही 3 पार्ट के अंदर हमारे आंसर्स को समेटना होता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि कोई आपको कुछ लोग ये भी कह देंगे 10 मार्कर है क्या जरूरत है इंट्रोड्यूस करने की, सीधा लिख दो, नहीं। जब तक आप किसी भी आंसर को एक सांचे में नहीं डालोगे तब तक वो कंप्लीट नहीं लगेगा। आप किसी भी चीज को लटका के नहीं छोड़ सकते, यू नीड टू कंप्लीट द थिंग्स, ठीक है। तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ इंट्रोडक्शन लिखा है, कंक्लूजन लिखा, मतलब बच्चा जितना कहना चाह रहा था उसने कह दिया। कभी कभी क्या होता है बच्चे कंक्लूजन्स नहीं लिखते तो एग्जामिनर को लगता है शायद इसको कुछ और लिखना था, टाइम नहीं रहा, ठीक है। तो आंसर शुड बी कंप्लीट, और वो कंप्लीट लुक लिखने के लिए आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन देने की भी जरूरत है। तो इसको इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते थे। द सर्कम पैसिफिक जोन आल्सो नोन एज रिंग ऑफ फायर, देखिए सबको पता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इसी को बोलते हैं, इज अ हॉर्स शू शेप्ड बेल्ट अराउंड मच ऑफ द रिम ऑफ पैसिफिक ओशन। देखिए आपको पता है जो पूरा पैसिफिक ओशन का रिम है, ठीक है, उस पे पूरे पे ये है सर्कम पैसिफिक। तो पूरा इसका रिम जो है पैसिफिक ओशन का, इस पे ये एग्जिस्ट करती है सर्कम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इसमें क्या है where many volcanic eruptions and earthquakes occur। आपको पता है वोल्केनिक इरप्शन सबसे ज्यादा होते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो हवाईन माउंटेन्स है जो यूएस के हैं, ठीक है, वो सब, और जो फिलीपींस के हैं, इंडोनेशिया का कैरेक्टर है, ये सब सर्कम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आते हैं। तो आपको ये चीज मेंशन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बना कैसे है, आप इसको अपने क्या तो आप अपने इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं या अपने बॉडी में लिख सकते हैं। इट इज द रिजल्ट ऑफ सबडक्शन ऑफ ओशनिक प्लेट्स बीनीथ द लाइटर कॉन्टिनेंटल प्लेट। सबको पता है ये सबडक्शन जोन है, ठीक है। अगर आपने फिजिक ये पढ़ा है अभी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर तो सबको पता है दिस इज अ सबडक्शन जोन। सो दिस ऐसे आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर क्या है इसके जियोफिजिकल कैरेक्टर में क्या आपको पता है, इसमें बहुत सारी वोल्केनिक पीक्स हैं, ट्रेंचेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट अर्थक्वेक प्रोन जोन है, तो कुछ एक अर्थक्वेक सेंटर्स लिख सकते हैं, एपिसेंटर, किसी एक अर्थक्वेक का एग्जांपल लिख सकते हैं आप, ठीक है, जो कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आया था। आपको जैसे कि मैंने बताया ये क्या सबडक्शन जोन है, लेकिन कहीं पे कन्वर्जन है, कहीं पे ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज है। तो आप कन्वर्जन जोन भी लिख सकते हैं एंड ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज है। डेफिनेटली इसके जियोफिजिक्स का पार्ट है, एग्जांपल दे सकते हैं सैन इंडियाज फॉल्ट। इसके अलावा क्या इसमें फोल्ड माउंटेन्स है, एग्जांपल लिख सकते हैं रॉकीज का, ठीक है, एंडीज का। और इसके अलावा इसमें आइलैंड आर्क्स है, आप अपना एक डायग्राम बना सकते हैं, डायग्राम मींस मैप, ठीक है, और मैप में आप सर्कम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को दिखा सकते हैं। सो इनके बारे में एक एक दो लाइन और एग्जांपल्स, ठीक है। और मैप ऐसा नहीं है
कि आपने पूरे पेज पे मैप बना दिया। मैप जो है दैट शुड नॉट बी मोर देन 1/4 ऑफ अ पेज। कोशिश यही कीजिए कभी भी मैप बनाएंगे, क्योंकि देखिए पेजेस के इसमें कमी रहती है। आपको 10 मार्कर्स के लिए 2 पेज मिलते हैं। 2 पेज में से अगर आधे से ज्यादा पेज अगर आपने मैप बनाने में लगा दिया तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि ही इज वेस्टिंग पेज। ठीक है, तो आपको एक्चुअली सिर्फ ये नहीं है कि आपको चीज आनी चाहिए, एग्जामिनर को ये लगना चाहिए कि बच्चे को आता है। ठीक है, और आने का मतलब है कि आप उसके प्रॉपर पॉइंट्स लिखें। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही रेयर एग्जांपल उठा के लाए उससे कोई बहुत इंप्रेशन पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बट एग्जामिनर शुड नो कि हाँ स्टूडेंट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी है। ठीक है, एक कंसेप्चुअल है। और उसके बाद आप एक मैप बनाइए 1/4 ऑफ द पेज में, जिसमें आप वर्ल्ड मैप में या सिर्फ एक सेक्शन ऑफ द मैप जिसमें पैसिफिक रिंग ऑफ फायर दिखा सकते हैं। और ये 6-7 पॉइंट्स थे, इनके बारे में 2-2 लाइन इंट्रोडक्शन, और फिर आप उसको कंक्लूड कर सकते हैं। कंक्लूजन देखिए, एक फिजिकल ज्योग्राफी में आप एक चीज ध्यान रखिएगा, कंक्लूड जो है आप ह्यूमन पर्सपेक्टिव से कर सकते हैं। ठीक है, कि फिजिकल ज्योग्राफी हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत क्या है। तो आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि जियोफिजिक्स ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। क्यों? क्योंकि इससे क्या पता चलता है, वोल्केनिज्म के बारे में पता चलता है और अर्थक्वेक्स के बारे में। सो डिजास्टर प्रोन एरियाज को हम मैप कर सकते हैं डिजास्टर मैपिंग के लिए। सेकेंडली क्या, ये जितना भी एरिया होता है दैट इज रिसोर्स रिच, राइट, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ जो लावा आता है, मैग्मा जो लावा आता है दैट इज ऑलवेज रिसोर्स रिच। ठीक है, तो इसलिए इसकी अंडरस्टैंडिंग गेट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जब भी आप फिजिकल ज्योग्राफी का कोई आंसर लिखें तो उसका कंक्लूजन जो है द इम्पैक्ट ऑफ दैट फिजियोग्राफी और दैट जियोफिजिक्स ऑन ह्यूमंस, इस फॉर्म में आप अगर उसको कंक्लूड करेंगे तो एक चीज क्लियर पता चलेगी कि आपको ये भी पता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी सिर्फ इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज पार्ट ऑफ ज्योग्राफी इटसेल्फ। इकोनॉमिक ज्योग्राफी एक अलग से स्ट्रीम है। तो आपको इस फॉर्म में लिखना है कि हाँ अब लगे कि आपको सिलेबस का पता है कि ज्योग्राफी जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है दैट इज आल्सो ज्योग्राफी। ठीक है, सो दिस वाज इट। इसका आंसर आप लिख के जरूर भेजिएगा मुझे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अगेन फॉर 10 मार्कर। द प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन डज नॉट हैव क्लाइमेट बाउंड्रीज, जस्टिफाई विद एग्जांपल्स। डेजर्टिफिकेशन, क्लाइमेट बाउंड्रीज। ठीक है, तो क्लाइमेटोलॉजी से हम इसको मान सकते हैं, बट ये कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डेजर्टिफिकेशन का मतलब डेजर्ट बनना नहीं होता है। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि डेजर्टिफिकेशन इज बेसिकली लॉस ऑफ सोइल मॉइस्चर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, द प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन डज नॉट हैव क्लाइमेटिक बाउंड्री। अगर आपने क्लाइमेटोलॉजी में प्रॉपर्ली पढ़ा होगा तो वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट जो होते हैं इन द ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, वहां पे क्या होता है, डेजर्ट होता है। ठीक है, आपको रीजंस पता होंगे डेफिनेटली अगर आपने इसको पढ़ा है। रीजन इज जनरली अपवेलिंग जोन। ठीक है, तो डेजर्ट का जो कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न मार्जिन होता है वहां पे डेजर्ट है। अगर आप देखेंगे थार डेजर्ट इंडिया का, इट इज इन द वेस्ट। ऑस्ट्रेलिया के सारे डेजर्ट आर इन द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मोहाव डेजर्ट यूएसए वेस्टर्न पार्ट। ठीक है, तो जनरली जो ये है ये वेस्टर्न पार्ट में होते हैं ड्यू टू अपवेलिंग जोन। फाइन, क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो होगी क्लाइमेटिक बाउंड्रीज। ठीक है, क्योंकि वो अपवेलिंग जोन है तो वहां डेजर्ट बनना बाउंड है। ठीक है, वहां पे बारिश नहीं हो सकती, अपवेलिंग जोन है तो गर्म हवाएं नहीं होंगी, ठंडा पानी होगा, बारिश नहीं होगी, दैट्स फाइन सब। ठीक है, अटकामा डेजर्ट है, यू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि डेजर्ट तो ठीक है, लेकिन डेजर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है दैट डज नॉट हैव एनी क्लाइमेटिक बाउंड्रीज। मतलब जरूरी नहीं है सिर्फ वो वेस्टर्न साइड पे। ठीक है, एग्जांपल दे सकते हैं, हाँ सहारा होल कॉन्टिनेंट का मैक्सिमम पार्ट है वो डेजर्ट के अंदर है। आप इसमें मैप बना सकते हैं सहारा डेजर्ट का। ठीक है, मतलब अफ्रीका का, और उसमें सहारा डेजर्ट शो कर सकते हैं। इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, इंट्रोड्यूस देखिए, आपको अगर इंटरनेशनल कन्वेंशन का पता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, अगर इसका आपको पता है तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं डेजर्टिफिकेशन की। जरूरी नहीं आप यूएनसीसीडी का रेफरेंस दें, सिंपली आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। डेजर्टिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है, land degradation in arid, semi-arid and dry subhumid areas resulting from various factors including climatic variation and human activities। तो इसका मतलब क्या है, जो desertification है that is not limited to
क्लाइमेटिक वेरिएशंस। और यही हमारा क्वेश्चन था, क्लाइमेटिक बाउंड्री पर लिमिटेड नहीं होना चाहिए, नहीं है, यही ये पूछना चाह रहा है। सो ह्यूमन एक्टिविटीज आर आल्सो इन्वॉल्व्ड, और ह्यूमन एक्टिविटी का एक हम बात करेंगे तो क्लाइमेट चेंज। ठीक है, desertification has been described as the greatest environmental challenge of our time and climate change is making it worse। desertification हमारे टाइम का सबसे बड़ा चैलेंज है, मान सकते हैं, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन बढ़ रही है, यू नीड टू फीड देम। ठीक है, और डेजर्ट इज, डेजर्ट नाम से ही पता है कि वहां पे जनरली जो ग्रोथ है वो कम है। ठीक है, आपका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है दैट इज लेस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है तो वहां पे आप ये भी नहीं कर सकते, कैटल रियरिंग भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो डेजर्ट आर बैरन लैंड्स जनरली। ठीक है, जहाँ पे आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, और एग्रीकल्चर अगर नहीं कर सकते सेटलमेंट कम होगी, और सेटलमेंट अगर कम होगी तो उसमें वहाँ पे क्या मतलब ये भी नहीं कर सकते, कैटल रियरिंग या कोई भी एनिमल हस्बेंड्री भी नहीं कर सकते। सो ओवरऑल फूड के लिए डेजर्ट ना बनना बहुत जरूरी है, और डेजर्टिफिकेशन है दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज, ग्रेटेस्ट चैलेंज, क्योंकि फूड सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ही हानिकारक है, एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से ये और भी खराब हो रहा है। तो इस वे में आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बॉडी में क्या लिख सकते हैं, क्लाइमेटिक रीजंस क्या है डेजर्टिफिकेशन के, फिर ह्यूमन रीजन क्या है, और क्लाइमेट चेंज से सॉइल मॉइस्चर पे क्या इफेक्ट हो रहा है, नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक दोनों। और इसको आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देने हैं, तो आप एक एग्जांपल सहारा डेजर्ट का दे सकते हैं, एक्सटेंशन ऑफ थार डेजर्ट दे सकते हैं। ठीक है, इंडिया का विदर्भ रीजन दे सकते हैं। ठीक है, तो इन कुछ एग्जांपल्स देके आप इसको अपने आंसर को सब्सटैंशिएट कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल तो आपको वैसे भी देने हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में ही दे दिया जस्टिफाई विद एग्जांपल, तो इसका मतलब कि अगर आप इन जनरल एग्जांपल नहीं देते हैं तो आपका आधा मार्क्स कम मिल जाएगा, 1 मार्क्स कम मिल जाएगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में उन्होंने एग्जांपल पूछ दिया और अगर आप एग्जांपल नहीं देंगे तो आपका 1.5 से 2 मार्क्स भी काट लेगा एग्जामिनर। ठीक है, तो डोंट गिव एनी रीजन टू द एग्जामिनर कि आपके वो मार्क्स काटे। फिर वे फॉरवर्ड में आप फिर से लिख सकते हैं, व्हाई कंट्रोलिंग डेजर्टिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है, फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के अलावा क्या, सेटलमेंट। ठीक है, और देखिए डेजर्टिफिकेशन जो है उसकी वजह से क्या होता है, फर्दर ये एग्रेवेट करेगा क्लाइमेट चेंज को, क्लाइमेट चेंज इज एग्रेवेटिंग डेजर्टिफिकेशन एंड डेजर्टिफिकेशन इज अगेन, तो ये साइकिल है। क्यों, क्योंकि देखिए डेजर्टिफिकेशन होएगा तो फूड ऑब्वियसली कम होगा, क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन होएगा। एक्सप्लॉयटेशन किसका आएगा, फॉर एग्जांपल ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉयटेशन होगा, इट विल अफेक्ट द रेन साइकिल। ठीक है, क्योंकि डेजर्ट में अगर कुछ चाहिए तो पानी चाहिए, और पानी कहाँ से आएगा, वहां ग्राउंड वाटर से। ठीक है, तो अगर रेन में जो रेन साइकिल है वो होएगा तो वो फिर से जाके आपके क्लाइमेट को अफेक्ट करेगा। सो इन दिस वे यू कैन कंक्लूड, या फिर आप वे फॉरवर्ड देके भी कंक्लूड कर सकते हैं कि हम डेजर्टिफिकेशन को कैसे रोक सकते हैं। उसमें आप यूएनसीसीडी को फिर से डिस्कस कर सकते हैं। अगर तो आपने यूएनसीसीडी का नाम दिया इंट्रोडक्शन में, तो कोशिश कीजिए कि आप कंक्लूजन में उसको ना लिखें। अगर इंट्रोडक्शन में आपने सीधा डेफिनेशन दिया है तो यूएनसीसीडी को मेंशन करें। तो इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि जो कन्वेंशंस हैं क्लाइमेट चेंज की वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, लाइक आईपीसीसी, यूएनसीसीडी वगैरह, यूएनएफसीसीसी। ठीक है, सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ विल द मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स हैव अ फार रीचिंग इंपैक्ट ऑन वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है, 10 मार्कर है, देखिए नाम लिखा है इंडिया। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी। तो हिमालयन ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सबको पता है, रीजन अगेन क्लाइमेट चेंज, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन करेंगे इसकी, क्लाइमेट चेंज एंड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर इन हिमालयन रीजन, क्यों हो रहा है, क्लाइमेट चेंज से आप करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और वाटर क्राइसिस ऑफ इन इंडिया, और इंडिया में वाटर की क्राइसिस है, आपको पता है, देयर आर वाटर एक तरह से फेडरल इश्यू हो गया अब तो। ठीक है, स्टेट्स के बीच में इश्यूज हैं वाटर की वजह से, एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, बहुत सारे रीजंस हैं, ग्राउंड वाटर बहुत तेजी से डिप्लीट हो रहा है, सम रिपोर्ट सेज कि 2.5-3 साल में दिल्ली में ग्राउंड वाटर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर फ्यू थिंग्स जिसको आप डिस्कस कर सकते हैं इन योर इंट्रोडक्शन। ये इम्पैक्ट कैसे करेगा, फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। देखिए इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, हमने यहाँ पे 2 पॉजिटिव पॉइंट्स मेंशन किया, आप लोग और भी मेंशन कर सकते हैं। जो फ्लोइंग वाटर है, डेफिनेटली रिवर्स में वाटर ज्यादा होगा, वैसे तो ये रिवर का वाटर सारा क्या सी में चला जाएगा, सो नो यूज, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, स्टोर कर सकते हैं।
टैंक्स इरिगेशन, ठीक है, अच्छा तरीका है, स्टोर कर सकते हैं और स्टोर्ड वाटर को हम इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरी बात क्या होगी, जब वाटर स्टोर्ड होगा कहीं पे भी तो सीपेज होगी, सीपेज होगी तो जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है डैम्स है, बना सकते हैं इरिगेशन प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए जो रिवर का वाटर है उसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये है पॉजिटिव्स। हमने पॉजिटिव्स क्यों लिखे, देखिए इन जनरल तो आपको लगेगा कि वो है हिमालयन ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, लेकिन देयर शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमिज्म इन योर आंसर। आपको ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ नेगेटिव्स ही नेगेटिव्स दिख रहे हैं। डेफिनेटली देखिए हिमालयन ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इट इज अ थिंग टू वरी, ठीक है, लेकिन वाटर रिसोर्सेज पे उन्होंने स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा है और हमारे वाटर रिसोर्सेज के कुछ डेफिनेटली अगर हम उसको प्रॉपर्ली मैनेज करें तो इट विल इंप्रूव, है ना, डेफिनेटली। और आंसर्स हमेशा क्या होने चाहिए, ऑप्टिमिज्म आपका झलकना चाहिए आपके आंसर में। नेक्स्ट देखिए वाटर क्राइसिस, तो लेकिन प्रॉब्लम देखिए आपको पता है फ्लडिंग, डेफिनेटली, ठीक है, अगर मेल्ट होएगी तो फ्लडिंग होएगी, फ्लडिंग भी होएगी, साथ में क्या आएंगे, सी लेवल राइज भी होएगा, तो सी लेवल राइज से क्या होगा, कोस्टल फ्लडिंग, कोस्टल एरिया सबमर्ज हो जाएंगे, ठीक है, दिस इज वन इश्यू। सेकंड इश्यू इज चेंज ऑफ रिवर कोर्स, रिवर कोर्स चेंज होएगा तो फिर से क्या होगा, फ्लडिंग होगी आसपास के एरिया में। आपको अगर पता होगा रिवर कोर्स, अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, द लैंड फॉर्म्स ड्यू टू रिवर, तो रिवर जो है दैट इज, अगर रिवर का फ्लो तेज है इन इट्स यंग स्टेज तो वो क्या बहुत सारा इरोजन करेगी और साइड से काटती जाएगी और अपना रिवर कोर्स चेंज करेगी, ठीक है। तो ऑक्सबो लेक अगर आपने पढ़ी हो तो एक जो कोर्स चेंज इन कोर्स होता है दैट इज ड्यू टू लेस वाटर, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। लेकिन अगर ऊपर से पानी ज्यादा आएगा हिमालयन ग्लेशियर से तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम नहीं होगी और वो और ज्यादा इरोड करती रहेगी और वो अपने पाथ को और ज्यादा स्टीप करती रहेगी, ठीक है। और ऐसे केसेस में क्या होगा, आसपास का एरिया फिर से सबमर्ज हो जाएगा और एग्रीकल्चर लैंड विल डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट है देखिए फ्लड प्लेन्स, तो देखिए सबमर्ज होने तय है अगर बहुत ज्यादा पानी आएगा। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे ये दिल्ली में यमुना फ्लड प्लेन्स है, तो ये सारा का सारा क्या है, फ्लड प्लेन्स डूब जाएगा। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे बस्तियां हैं, राइट, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल गेम्स विलेज है वो यमुना के फ्लड प्लेन्स पे बस है, तो लॉस जो है बहुत ज्यादा हो सकता है। सो ये कुछ चीजें जो आप इसके उसमें लिख सकते हैं, इम्पैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है इसके वे फॉरवर्ड में आप क्लाइमेट कंट्रोल बहुत जरूरी है और इंडियन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट, ठीक है, तो इसके ऊपर आप डेफिनेटली लिख सकते हैं। इसके अलावा हिमालय पे टूरिज्म को कंट्रोल करने के लिए लिख सकते हैं, टूरिज्म का एक क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था, टूरिज्म इन हिमालय, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है हिमालय रीजन में, तो आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा हिमालयन एंड ट्रांस हिमालयन जो जितने भी स्टेट कंट्रीज हैं उनके आपस में कॉपरेशन की आप बात कर सकते हैं और ग्लोबल कॉपरेशन की बात कर सकते हैं। तो इसके कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं सबसे पहले तो इंडिया, फिर हिमालयन एंड ट्रांस हिमालयन और फिर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के लिए फाइनल। तो इस फॉर्म में इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक 4 सेंटेंसेस, ठीक है, 2 से 3 सेंटेंसेस में आप इसको वो कर सकते हैं, मैक्सिमम 4 सेंटेंसेस में। और इन 6 को अगर आप प्रॉपरली करेंगे इलैबोरेट तो आप इस 6 का अराउंड 24 to 30 सेंटेंसेस में आप इनको लिख सकते हैं विद एग्जांपल, ठीक है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो देखिए इन जनरल भी आप कितने सेंटेंसेस लिखते हैं, ऑन एन एवरेज आई सजेस्ट कि मैक्सिमम 40 सेंटेंसेस कैन बी रिटन इन 2 पेजेस, ठीक है, 40 भी नहीं लिखे जाते हैं, तो इसको आप 30 to 35 सेंटेंसेस में अच्छे से कवर कर सकते हैं इस आंसर को एंड यू कैन गेट गुड मार्क्स। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन आज का ये इस वीडियो का 10 मार्कर, अकाउंट फॉर द प्रेजेंट लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल बाय गिविंग एग्जांपल्स, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने अपने स्टूडेंट्स को एज सच लिखने को दिया था अभी कुछ दिन पहले। अकाउंट फॉर द प्रेजेंट लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, देखिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की लोकेशन जो है अभी रिसेंटली अवे फ्रॉम सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है, इसके बारे में आपने बताना है। और फिर से देखिए उन्होंने आपसे डायरेक्टली बोल ही दिया कि एग्जांपल्स तो आपने देने हैं, ठीक है। तो इसको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं वेबर की लीस्ट कॉस्ट लोकेशन मॉडल से। तो वेबर का लीस्ट कॉस्ट लोकेशन मॉडल क्या कहता है, रॉ मटेरियल के पास होनी चाहिए, खासकर सब इतना बल्कि रॉ मटेरियल आयरन ओर है ना, रॉ मटेरियल आयरन इंडस्ट्री के लिए आपको पता होना चाहिए आयरन ओर और कोल, 2 बड़े वो हैं रॉ मटेरियल, इसके अलावा लाइमस्टोन,
तो अगर आप इंडिया में देखेंगे तो झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा एरिया में बहुत सारी है आयरन स्टील, जमशेदपुर, ठीक है, एग्जाम्पल राउरकेला वगैरह सब इसी एरिया में है। तो आयरन, कोल और लाइमस्टोन चाहिए। तो ये तो कहता है वेबर का लीस्ट कॉस्ट लोकेशन मॉडल कि इट शुड बी नियर द रॉ मटेरियल, ठीक है। बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको कि ये अभी प्रेजेंटली ये अवे फ्रॉम द रॉ मटेरियल है, तो क्यों? अकाउंट करने मतलब यू नीड टू रीजन, यू नीड टू प्रोवाइड रीजन, ठीक है। तो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं वेबर्स लीस्ट कॉस्ट लोकेशन मॉडल रॉ मटेरियल के पास होनी चाहिए, बट इन द रिसेंट टाइम्स इट हैज बीन शिफ्टेड। व्हाई? इसके पीछे हम रीजंस को अपनी बॉडी पार्ट में लिख सकते हैं। रीजन इज, देखिए अगर हम स्टार्ट करें इसको तो 17th सेंचुरी में ऑलमोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहुंची, यूके, फ्रांस, बेसिकली थोड़ा बहुत जर्मनी, हॉलैंड, नीदरलैंड्स एटसेट्रा। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के पीछे एक रीजन ये भी था कि यहाँ पे आयरन और अच्छा था, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, इन्होंने क्या किया, और एक्सप्लोइट किया और यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। तो वन थिंग वाज दैट कि अब इनको क्या, अवे फ्रॉम द रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल रहा ही नहीं, और इंडस्ट्रीज तो चलनी है, ठीक है। तो कॉलोनीज बनी, कॉलोनीज से रॉ मटेरियल उठा के ये लाने लग गए, ठीक है। सो दिस वाज वन ऑफ द रीजन कि डिक्लाइनिंग रिसोर्सेज इन कॉलोनियल पावर्स लाइक यूके, फ्रांस, इनकी वजह से क्या हुआ, वहां पे डिमांड बढ़ी और रॉ मटेरियल जहां पे था उससे दूर जाके इंडस्ट्रीज लगने लगी। नेक्स्ट है, देखिए जापान, साउथ कोरिया है, इन कंट्रीज में आयरन ओर नहीं है, लेकिन ये टेक्नोलॉजिकल वेरी एडवांस्ड है टेक्नोलॉजिकली। तो यहाँ पे क्या, इन्होंने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लगाई, ठीक है। कैसे लगाई? क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं है, लेकिन इनको अवे फ्रॉम द रॉ मटेरियल लगाना था, तो दे आर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्रीज, तो उन्होंने अपने शिपमेंट को बढ़ाया, अपने प्रोसीजर्स को रिफाइन किया और आउटपुट को बढ़ाया। तो उससे क्या हुआ, उनका जो कॉस्ट था, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, वो रिड्यूस हो गया एंड दे गॉट इट। तो यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं, यहाँ पे आप यूके, फ्रांस का एग्जांपल दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए थर्ड पॉइंट इज कोस्टल लोकेशंस, ट्रांसपोर्टेशन एडवांसमेंट एंड शिपिंग। देखिए कोस्टल लोकेशन की क्यों जरूरत है? ट्रेड के लिए, विशाखापट्टनम में, इंडिया में, ओके। अब ट्रांसपोर्टेशन में एडवांसमेंट हो गई है, रेलवेज के थ्रू जाती है, तो बहुत हैवी चीजें भी कम कॉस्ट पे और काफी दूर तक जा सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम नहीं रही, पहले ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, अब ट्रांसपोर्टेशन इज क्वाइट इजी, तो कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज शिपिंग। फिर वही इंटरनेशनल ट्रेड के लिए आपको क्या चाहिए? शिपिंग। शिपिंग देखिए सस्ता पड़ता है किसी भी उसके ट्रांसपोर्टेशन के मुकाबले, वाटरवेज खासकर बल्कि सामान के लिए सस्ता पड़ता है। एंड ऑलवेज व्हेनेवर देयर इज एन इंडस्ट्री, तो इकोनॉमी को देखा जाता है। इकोनॉमी अगर प्रॉपर नहीं है इंडस्ट्री की, इकोनॉमी ऑफ स्केल जो है वो नहीं है, आपका बहुत कॉस्टली पड़ रहा है, तो इंडस्ट्री कामयाब नहीं होगी। तो शिपिंग क्योंकि थोड़ा सस्ता पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, दैट्स फाइन, कोस्टल लोकेशन पे चली गई इंडस्ट्रीज। इसके अलावा देखिए गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, ठीक है। जैसे यूएस ने कैलिफोर्निया में मूव कर ली अपनी इंडस्ट्रीज स्ट्रेटेजिक रीजंस की वजह से, ठीक है। और इसी तरह गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, कभी कभी गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए, ये एसईजेड वगैरह बनाती है, एनएमआईजेड वगैरह बनाती है, इंडियन गवर्नमेंट का केस, तो आप उसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट इज मैन पावर। इसमें आप फिर से इंडिया का एग्जांपल दे सकते हैं, कोस्टल लोकेशंस है, कोंकण रीजन है, ठीक है। वहां पे क्या आपको थोड़ा सस्ती मैन पावर मिल जाएगी, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। फिर इंडस्ट्रियल एनर्जी, तो इसमें आप पिट्सबर्ग का एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक चीज इस क्वेश्चन में देखने लायक है कि दिस क्वेश्चन इज नॉट इंडिया स्पेसिफिक। तो ये क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी का नहीं है, ये ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी का है, ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आया और आपको लगा कि इंडियन ज्योग्राफी का, तो आप सारे एग्जांपल सिर्फ इंडिया के देंगे, और इंडिया के एग्जांपल वही आप बार बार जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा उनको आप रिपीट करते रहेंगे, नहीं। दिस इज एग्जांपल, क्वेश्चन इज ओपन, ओपन क्वेश्चन है, तो आप वर्ल्ड के एग्जांपल लीजिए, ठीक है। इंडिया के 2-3 एग्जांपल, 4-5 वर्ल्ड के एग्जांपल, तो डाइवर्सिटी देने में फायदा मिलेगा। इसीलिए मैंने बार बार आपको जो बोल रहा हूं मैं कि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर के किस पार्ट से आया, सिलेबस के किस पार्ट से आया, ठीक है। सॉरी ये वे फॉरवर्ड थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया है, ठीक है। तो इसको वे फॉरवर्ड जो है इसका आप दे सकते हैं कि जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है दैट इज बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी, ठीक है। और उसकी शिफ्ट की वजह से बाकी इंडस्ट्रीज शिफ्ट हो सकती है, और इसको एज ए स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री यूज करके किसी भी रीजन को डेवलप किया जा सकता है। फॉर कंट्री लाइक इंडिया
इट इज गुड फॉर रीजनल डेवलपमेंट एंड टू प्रमोट रीजनल बैलेंस। इस फॉर्म में आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। स्पेसिफिकली क्वेश्चन नंबर दिस, ठीक है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन था आज का, 10 मार्क का लास्ट क्वेश्चन था, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं इसको कंक्लूड कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस क्या है स्पेसिफिकली, क्योंकि स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे यूज कर सकते हैं नंबर 1। इसके अलावा आप रीजनल डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, दिस इज द बेसिक इंडस्ट्री, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। मैं गूगल फॉर्म अपलोड करूंगा, ठीक है। इसके अलावा अपना ईमेल आईडी मैं आपको बता देता हूं, info@gyanmimamsa.com। तो इस पे आप अपनी क्वेरीज सेंड कर सकते हैं। गूगल फॉर्म पे आप अपनी क्वेरीज भी भेज सकते हैं अपने आंसर के लिए, गूगल फॉर्म है। तो ये जो 4 क्वेश्चन, सॉरी जीएस का पेपर 1 के जो 20 क्वेश्चंस हैं, इनके लिए जो लास्ट डेट है दैट इज 18th ऑफ जनवरी 2021। तो आप तब तक अगर सबमिट कर देंगे तो आई विल इवैल्यूएट देम। जब आप सबमिट करें तो अपनी ईमेल आईडी जरूर उस पे दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं आपको इवैल्यूएट कर सकूं। ईमेल आईडी या तो आप उसमें गूगल फॉर्म पे लिख दिए अपने नाम के साथ, या फिर अपना जो टेस्ट पेपर है उसमें एंड टेस्ट पेपर के ऊपर अपना नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आप उसमें लिख के मुझे भेज सकते हैं। आई डेफिनेटली इवैल्यूएट देम, ठीक है। और इसके अलावा यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम, उसके लिंक मैं शेयर कर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो वुड बी द सेकंड पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, जिसमें कि हम 4 क्वेश्चन जो 15 मार्क करते हैं उनको डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा। इसके जैसे ही हमारे चारों पेपर पूरे डिस्कस होंगे, आई विल कम अप विद आंसर राइटिंग। और आप लोगों के लिए सजेशन ये है कि आप मार्च 31 तक अपना आंसर राइटिंग कंटिन्यू करें कम से कम। देखिए, जिसने 2021 में अपीयर होना है उसको मार्च 31 तक आंसर राइटिंग करनी ही चाहिए, क्योंकि देखिए प्री के बाद मेंस के बीच में सिर्फ 80 डेज है। उसमें देखिए ऑप्शनल की कम से कम 2 रिवीजन्स, बाकी जीएस का 2 रिवीजन्स प्लस करंट अफेयर्स, इतना करते करते आंसर्स बहुत ज्यादा नहीं लिख पाएंगे आप 80 डेज में, क्योंकि ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी लिखेंगे उस टाइम पे, ठीक है। तो कोशिश यही कीजिए कि मार्च 31 तक आप अपने आंसर्स लिखते रहिए। उसके बाद चाहे आप थोड़े टाइम के लिए आंसर नहीं भी लिखेंगे, इवन अप्रैल में एक आंसर कभी कभी लिख लिया तो दैट्स फाइन, बट जो जीएस का पेपर है मोस्टली दैट इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग, क्योंकि देखिए कंटेंट सबके पास होता है। सो आई विल आल्सो बी कमिंग अप विद आंसर राइटिंग वीडियोस, ठीक है। टिल देन आप अपने वीडियोस के बारे में मुझे अपने जो भी व्यूज हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।